आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगा ना, वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। ये जो सेल चैप्टर है उसका एक अहम टॉपिक है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका नाम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों रखा गया? ये कुछ ऑर्गेनेल्स है, उस ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे का फंक्शन के साथ जो होता है कोऑर्डिनेटेड रहता है, लिंक्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए उसका जो दिया गया है, नाम दिया गया है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसका नाम दिया गया है। जैसे कि मान लो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स होता है कि जैसे कोई प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह बना या फिर फॉस्फोलिपिड वगैरह कुछ बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लूमेन में अगर फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या करेगा, उसके बाद वहाँ से एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा और करने के बाद ये फिर चला जाएगा। किसे बना? ये इंडो ईआर में बना। ईआर में बना तो ईआर के मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन से इसको पैक किया जाएगा और ये पैक करके फिर ये चला जाएगा गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी में जाएगा, तब ये गोल्जी बॉडी फिर के साथ फ्यूज़ करेगा। फिर ये गोल्जी बॉडी एक उसको मॉडिफिकेशन करेगा, टैग करेगा और टैग करके फिर बताएगा इसको, एक फिर वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा और फिर बताएगा कि किसको कहाँ जाना है, जाके सेल्स के किसी दूसरे पार्ट में जाना है या फिर सेल्स के आउटसाइड इसको एक्सक्रीट आउट करना है। वो सारे के सारे गोल्जी बॉडी इसके ऊपर टैग लगा देगा। मतलब तो ये जो बनेगा ये गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और ये वाला जो वेसिकल्स बनेगा वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करेगा। तो देखोगे कि ईआर, मान लीजिए कि हमें सेल्स के बाहर ना है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर कर देगा, ठीक। तो ये क्या बना? वेसिकल्स बना। तो ये देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, गोल्गी बॉडी हो गया, वेसिकल्स हो गया या फिर सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। ये तो ऐसे ही एक दूसरे से जब लिंक्ड रहता है तो ऐसे ऑर्गेनेल्स को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब मेम्ब्रेन एक सिस्टम बना हुआ है इसका कि हाँ कैसे कैसे ये फंक्शन करेगा, तो उसके हिसाब से जो है इसका नाम दिया गया है ना। तो देखेंगे कि इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी में जो दिया है देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स हो गया है ना, वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल हो गया। और ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम का है ना। जब ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे तब ये बात मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये चारों दिया हुआ है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन चीज़ों को इसमें कंसिडर क्यों नहीं किया गया? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन लोगों को देखोगे, इन चीज़ों को देखोगे, ऑर्गेनेल्स का देखोगे तो उसका फंक्शन अलग रहता है। उसका जैसे मान लो कि वहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन कर, माइटोकॉन्ड्रिया का एडीपी का फॉर्मेशन करा तो एटीपी के लिए यूज़ हो जाता है ना। तो ऐसा तो एक से जाएगा दूसरे से वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहता है, इसी को क्या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किया गया है, मतलब कहा गया है ना। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक एक ऑर्गेनेल्स को एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया है, उसको मैं शॉर्ट लिस्ट डिटेलिंग ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर है ना। तो ईआर में देखोगे, ईआर में दो चीज़ है, आरईआर है और एक एसईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसा रफ क्यों कहा गया है? इसका जो सरफेस देखोगे तो वो क्या है, रफ दिखेगा, इसीलिए इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। इसमें सरफेस देखोगे स्मूथ है, स्मूथ की वजह से। अब रफ कौन बना रहा है? इसका सरफेस है, उस सरफेस में राइबोसोम्स एम्बेडेड होता है, स्टक होता है ना, इसीलिए वो रहता है। इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर देख के वैसे पता लगाओगे तो क्या है कि ये फ्लैटेंड होगा, शीट के फॉर्म में ये मिलेगा। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो ये जनरली ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में मिलता है ना। तो ये तो वैसे नॉर्मली देख के, है ना, लेकिन इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम उसके अंदर रहता है, एम्बेडेड रहता है, इसीलिए वो कैसा है, रफ हो गया। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके लूमेन में जैसे न्यूक्लियस हो गया है ना, तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं। तो कुछ मान लेते हैं ये, तो इसके सरफेस पर कुछ राइबोसोम्स पाया जाएगा, और ये इसका लूमेन हो गया ये। तो इसका क्या काम है? राइबोसोम का है। तो राइबोसोम है तो ऑब्वियसली कि प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस करेगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पर, है ना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड वगैरह होता है तो इसमें क्या करेंगे, मिलने देखोगे राइबोसोम है तो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, नहीं कि ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ स्टेरॉइड वगैरह फॉर्मेशन करेगा, स्टेरॉइड्स या फिर लिपिड्स हो गया, है ना। लिपिड्स में ग्लाइकोलिपिड, ये सारे के सारे चीज़ों का फॉर्मेशन जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन किया हुआ रहेगा तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। यानी कि लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, यानी कि लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ये सारे के सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्मेशन करेगा। और ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये कहाँ पर करेगा? यही ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो सेल सरफेस पर पाया जाता है, जो कि एक रिसेप्टर्स की तरह काम करता है ना। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक चीज़ और रहता है, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी जो है इसका डिस्कवर कैमिलो गोल्गी ने किया था। गोल्गी बॉडी जो होता है इसका डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी 1898 में, है ना। और इन्होंने क्या था, डिस्कवर किया था, बता दें ये कैसा रहता है, डेंसली पैक्ड स्टेन्ड होता है। डेंसली स्टेन्ड, ये कैसा था? डेंसली स्टेन्ड होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस से सटा हुआ रहता है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको देखोगे हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही पाया जाएगा, क्योंकि इसका जो काम होता है मॉडिफिकेशन, जो प्रोटीन्स वगैरह फॉर्मेशन हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना, तो वो क्या करेगा, उस जगह पर गोल्गी बॉडी के पास वहाँ से आएगा और
ये फर्दर मॉडिफिकेशन करेगा, उसका फर्दर मॉडिफिकेशन करके फिर आगे भेजेगा ये। तो वो गोल्गी बॉडी टैग लगाने का भी काम करता है कि इसको अब जाना कहाँ है, कि ऑर्गेनेस एक जगह से इंट्रा सेलुलर रहेगा या फिर सेल के आउटसाइड सप्लाई होगा, उसका टैग लगेगा। सब पोस्ट ऑफिस में जैसे उसका पिन कोड के हिसाब से जाता है, वैसे ही वो पिन कोड लगाने का काम करता है गोल्गी बॉडी। तो इसीलिए हमेशा ईआर के आसपास ही ये मिलेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कई सारे स्ट्रक्चर्स होता है, फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैट भी होगा, है ना, और या फिर जो होता है बीन शेप वगैरह जो रहता है, डिस्क शेप जो होता रहता है, डिस्क शेप्ड मिल जाएगा, है ना। और एनसीईआरटी में इसका जो साइज दिया है 0.5 to 1 मिलीमीटर डायमीटर है इसका, 0.5 to 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर है ना। यानी कि इसका जैसे स्ट्रक्चर देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास ये हमने बना दिया ER, ये ER है। तो यहाँ पर मिलेगा कुछ है ना। तो ये सिस हो गया और ये ट्रांसफेज हो गया, सिस फेज और ट्रांसफेज, और ये सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी क्या होता है, एक दूसरे के साथ स्टक रहा है, सटा हुआ रहता है, और सिस वाला फेज जो होता है हमेशा ER की तरफ रहेगा, और इसीलिए इसको फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। मतलब यहाँ से जो पिंच आउट होगा वो यहाँ आके फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ होने के बाद इसका मॉडिफिकेशन होता चला जाएगा। हर एक स्टेज पर जैसे जैसे जाएगा उसका मॉडिफिकेशन होता चला जाएगा, और यहाँ से आके फिर एक नया फॉर्मेशन कर लेगा, एक नया फॉर्मेशन करेगा, और फिर बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर टैग लगेगा, टैग लगा कर निकलेगा कि अब इसको जाना कहाँ, इस जिसके अंदर जो मटेरियल्स यहाँ से होते हुए आया इसके अंदर है, वो मटेरियल्स कहाँ जाएगा, ये टैग्ड रहेगा, है ना। अब ये मेम्ब्रेन में बाहर जाएगा या कहाँ जाएगा, ये इसीलिए कहा कि गोल्गी बॉडी जो होता है सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में भी रोल रहता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स होता है ये अगर इसको उसके साथ जाकर फ्यूज़ होना, अगर इस मटेरियल्स को आउटसाइड द सेल अगर सेक्रेट आउट करना है, ये यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मल्टीपल मॉडिफिकेशन इस मेम्ब्रेन का होता चला जाता है, और फिर जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है और मटेरियल्स को देता है। ये यानी कि ये फिर मेम्ब्रेन में जाकर मिलेगा और मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, है ना। तो ये था इसका। और सिस फेज बोलो या फिर कॉनकेव फेज बोलते हैं, सिस फेज या फिर कॉनकेव, है ना। ये क्या था, फॉर्मिंग फेज और ट्रांसफेज। ट्रांसफेज या फिर मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज, है ना, इसी को मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। इसका जैसे बता दिया, इसका पैकेजिंग का काम होगा, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन का काम होगा। इसके अलावा भी इसका कुछ फॉर्मेशन और सेक्रेशन का काम करता है ये। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये चीज़ें जो है इसके ये फॉर्मेशन करता है ये गोल्गी बॉडी में। ये एनसीईआरटी में जितने भी कंटेंट था वो मैंने दे दिया यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो है एक चीज़ और बच जाता है, लाइजोसोम। लाइजोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो लाइजोसोम देखोगे तो लाइजोसोम क्या है कि एक एंजाइम
कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स है ना। लाइसोसोम क्या है, एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स है और ये सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो लाइसोसोम में क्या है कि जितने भी, और इसमें एंजाइम्स पाया जाता है, हाइड्रोलिस एंजाइम जितने भी है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया है ना, प्रोटीएजेस हो गया, न्यूक्लियसेस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसी लाइसोसोम में पाया जाएगा। ये लाइसोसोम जो होता है ये एसिडिक में एक्टिव रहता है। तो एक बार कई बार ऐसा होता है, इसके भी अलग अलग है, कहीं ऑटोसोमल मतलब किसी अगर सेल्स के ऑर्गेनल्स को ख़त्म करना हो तो ये लाइसोसोम्स जो होता है उस ऑर्गेनल्स के साथ जाकर फ्यूज़ करता है और फिर जाके उसको मार देता है। या फिर कोई मटेरियल्स हो गया या फिर फैगोसाइट हुआ, कोई भी मैक्रोफेज वगैरह आया, उसको ख़त्म करना है, कोई एंटीजन वगैरह लेके आया है तो वो सारे के सारे जो किलिंग का काम है ये, तो वो क्या करेगा, लाइसोसोम करता है। यानी कि सफाई वगैरह का काम जितना भी सेल्स के अंदर है वो लाइसोसोम कराएगा। और एक चीज़ रहता है कि वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स जो है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल है। और जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट है ना। ये क्या करता है, स्टोरेज। एनिमल सेल्स के अंदर तो ये बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन प्लांट सेल के देखोगे तो सेल्स का पूरे के पूरे तकरीबन 90% के आसपास का जो सेल वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई करता है। इसमें क्या करता है, स्टोरेज वगैरह का काम रहता है, हाई लेवल मतलब चीज़ें स्टोरेज। इसमें क्या चीज़ है, आयंस हो गया, वाटर हो गया, या फिर जो चीज़ अदर मटेरियल्स जो फिलहाल यूज़ नहीं करना है इमीडिएटली, उसको कहाँ स्टोरेज करना है, इसी में स्टोरेज किया जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन है। तो इन्हीं इसका मतलब ये है कि इसका जो अंदर है, इसके अंदर कंसंट्रेशन आयंस वगैरह का बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जब भी सेल्स के अंदर से इसका कोई भी चीज़ स्टोर करेगा तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन इसको फील करना पड़ेगा, है ना। यानी कि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन में रहता है, हाई कंसंट्रेशन। इधर साइटोप्लाज्म के अंदर लो कंसंट्रेशन। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो होता है इसको फिर सप्लाई करता है और फिर यहाँ पर क्या करता है, स्टोरेज रहता है। इसका सिंपली जो होता है एनिमल सेल्स के अंदर स्टोरेज का ही काम रहता है। लेकिन जैसे दूसरे एनिमल्स वगैरह में देखो, अमीबा वगैरह में, तो ये जो वैक्यूल्स है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स रहता है, मूवमेंट वगैरह के लोकोमोशन में यूज़ हो जाता है। या फिर देखोगे उसमें क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल होता है। तो प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल होता है, जितना भी डाइजेशन वगैरह का काम रहेगा, स्टोरेज कब रहेगा, वो सारे कहाँ पर रहता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर, है ना।